दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए गन शॉट के साथ में। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ये तीसरा गन शॉट है और केवल 8 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें से ये तीसरी यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं। ये है यूनिट नंबर 2। इससे पहले आपको 2 गन शॉट हम और दे चुके हैं। ध्यान से समझो। कई बार बच्चों को लगता है यार मेरे पेपर आ गए, कैसे तैयारी होगी, क्या होगी। भैया हर यूनिट के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं और इस वजह से शायद अब बीएससी में पास होना काफी आसान है। देखो भाई, इस यूनिट का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए चलते हैं। देखो भैया, रियलिटी ये है, हम लोग इन्हें यूनिट बोलते हैं लेकिन ये होते क्या हैं, चैप्टर होते हैं। केमिकल का मतलब क्या होता है, रासायनिक। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, साम्यावस्था। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लिया ए है, ए से बना बी और फिर से बी से बन सकता है ए, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। मान लिया हम आपसे कहें हमने बर्फ से बनाया पानी, ठीक है, और पानी से हमने दोबारा क्या बनाया, बर्फ। यानी ऐसी अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड में भी होती है, बैकवर्ड में भी होती है, यानी दोनों डायरेक्शन में होती है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं मेरे भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, इस चैप्टर में 4 चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। आप मॉडल उठा के देख लेना, सिलेबस देख लेना, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ठीक, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। मोटा मोटा बात करें तो अभी आपको बताएंगे आगे क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ला सातेलिया का नियम, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपका पेपर कल है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है और पहला वन शॉट आपने कहीं क्लिक कर दिया है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को तैयार करें, क्योंकि ये पेपर में 25 नंबर में लॉन्ग में आ सकती है। वांट हाफ आइसोथर्म पेपर में 25 नंबर में लॉन्ग में आ सकता है। तो ये जो नीचे वाले दोनों क्वेश्चन है, ये 25-25 नंबर की जुगाड़ है। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, ये 7.5 नंबर में या 15 नंबर तक बन सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, दोनों आ जाते हैं, करना तो एक ही लॉन्ग होगा, तो 25 नंबर आपको ये दिला देगा। और इनमें से अगर दोनों फंस गए, मान लिया अरे ओवरऑल मान लेना 15 नंबर के 7.5 में भी ये दोनों आ जाते हैं, तो भैया 7.5 15 और 25 40 नंबर ये अकेला गन शॉट आपको दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। आपने सुना होगा, हिंदी में कुछ ऐसा हुआ करता था, किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के गुणनफल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। भाई सीधी सी बात है, सर जी ये तो बहुत कठिन है। नहीं सर जी, आराम से समझने की कोशिश करें। किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने का रेट, ध्यान से समझो। मान लिया कोई सब्सटेंस है जो रिएक्शन कर रहा है, ध्यान से समझना वरना ये याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। रिएक्शन करने का रेट उसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा एक्टिव मास क्या होता है। भैया एक्टिव मास कहो या सांद्रता कहो, जिसे हम लोग मोलर सांद्रता कहते हैं। मोलर सांद्रता क्या होती है भैया, एक मोल के लिए जो सांद्रता लेते हैं, कंसंट्रेशन कह दो अंग्रेजी में। तो मेरे भाई बहुत मोटा मोटा बताएं तो एक्टिव मास कहो या कंसंट्रेशन कहो, सांद्रता कहो, एक ही बात होती है। सर जी सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है। भाई कंसंट्रेशन का सबसे सीधा सीधा मतलब होता है कितना गाढ़ा है कुछ। भैया ठीक है, जैसे हम कहें, आप कहोगे सर जी थोड़ा घिनवार है, लेकिन अगर हम कहें कि भैया हमें उल्टी आई और उसके अंदर छोले और भटूरे वो सब निकल आए तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। सिर्फ पानी निकल के आया तो कंसंट्रेशन बहुत कम है। यानी कंसंट्रेशन का मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है। और कंसंट्रेशन बराबर किसके होता है भाई, एक्टिव मास के बराबर होता है, सक्रिय द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने का रेट, जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा भैया, एक्टिव मास पे। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मात्रा ज्यादा है तो रिएक्शन भी ज्यादा होएगी, मात्रा है ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, इस पर डिपेंड करेगा। तथा रिएक्शन का रेट, जो क्रिया हो रही है रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी उतनी ही रिएक्शन हो सकती है जितनी रिएक्शन करने वालों का एक्टिव मास है। जैसे हम कहते हैं ए, हम कहते हैं बी, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो इनका और इनका एक्टिव मास होगा, इन दोनों की जो गुणा होगी वो रिएक्शन के रेट के बराबर होगी। यानी रिएक्शन का रेट कितना होगा। अबे रिएक्शन का रेट निकालना सिखा चुके, कैसे निकालते हैं यार।
ऐसे ही तो निकालते हैं कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है भाई, सीधी सी बात है। तो अब यहां पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोगों ने माना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सबसे पहले आपको बताए दे रहे हैं कि ये जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये केवल इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था के लिए ही अप्लाई होता है। गुलबर्ड और बागे ने इसके बारे में बताया था। आसान है, समझाते हैं। देखो मान लिया एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सर जी रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में हो रही हो। जैसे मेरे भाई ये अग्र यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन है। और जब मेरे भाई अग्र की दर पश्च के बराबर होती है, फॉरवर्ड की दर बैकवर्ड के बराबर होती है, तब उसे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। यानी जितनी तेजी से इन दोनों से हम इसे बना सकते हैं उतनी ही तेजी से हम इन दोनों से इसे बना सकते हैं, तब इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम मेरे भाई, ठीक है, साम्य अवस्था कहते हैं। तो हमने मान लिया कोई एक रिएक्शन है जो भैया रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या? वहां पे इक्विलिब्रियम है। ए प्लस बी इज द रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोनों दिशाओं में होने वाली रिएक्शन है। बना रहा है सी प्लस डी। अब अपना नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर आपको रेट निकालना है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमने निकाला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी अग्र अभिक्रिया की दर अगर निकालें, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालें, तो अग्र यानी आगे की तरफ कौन लिखे हुए? ये लोग लिखे हुए भैया। इन पे डिपेंड करेगा कि अग्र अभिक्रिया कितनी तेज होगी। तो किन पर डिपेंड करेगा? हमने लिख दिया समानुपाती। समानुपाती का मतलब निर्भर करता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन, ये जो ऐसे करके ब्रैकेट बना रहे हैं ये कंसंट्रेशन का निशान होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सांद्रता। सांद्रता का निशान होता है। इसे क्या पढ़ोगे? ए कंसंट्रेशन। संग में कौन चल रहा है? बी चल रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे भैया? बी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होती है वो ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये भैया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कह रहा है। समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगा दिया भैया के एफ। के तो कांस्टेंट है, एफ फॉर क्या हो गया? फॉरवर्ड है भैया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही जब पीछे वाली रिएक्शन का रेट निकालेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड वाला किस पे डिपेंड करेगा भैया? जो पीछे की तरफ रिएक्शन करवाएंगे सी और डी, तो सी कंसंट्रेशन इनटू में डी कंसंट्रेशन। समानुपाती जब भी कभी हटाते हैं एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, और बैकवर्ड है तो बी लगा दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गई, अग्र अभिक्रिया की दर आ गई। ये क्या आ गई? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी पश्च अभिक्रिया की दर आ गई। इक्विलिब्रियम पे हमने क्या बताया? जितनी तेजी से ये बनेगा भैया ऐसे करके, उतनी ही तेजी से ये आपस में मतलब कन्वर्टेबल है मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी कभी इक्विलिब्रियम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगी। बराबर होगी तो लिख दिया एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी निकाली है? के एफ ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन, ये लिख दिया। ये कितना निकाला? के बी सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन। भैया के एफ ये है, के बी को नीचे ले आए, के एफ अपॉन के बी हो गया, ऊपर सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन, बटे में चला गया ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन। के एफ अपॉन के बी को बना देते हैं के सी। ये जो इंतजाम है इसे कह देंगे के सी, और के सी यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, उससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? Kc से लिखते हैं। और बताओ Kc का मान कितना है? बताओ ये मान है कितना है? बताओ C कंसंट्रेशन इनटू में D कंसंट्रेशन बटे में A कंसंट्रेशन इनटू में B कंसंट्रेशन। यानी एक चीज आपको और सीखने वाली है। रिएक्शन क्या थी बताओ? रिएक्शन थी A ने क्रिया करी थी B से, ने बनाया था C और बनाया था D। जब हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो क्या आया? देखो बाद वाले ऊपर आ गए। ध्यान से देखो, C और D बाद में थे तो बाद वाले ऊपर आ गए, पहले वाले नीचे चले गए। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो जब भी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो आज से एक डायलॉग याद करो, बाद वाले ऊपर, पहले वाले नीचे, और अगर कुछ गुणे में चल रहा है तो उसे पावर में लिखते हैं भाई, ठीक है। यहां पे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं ताकि कहीं आप फंसो तो आपको पता हो। जैसे मान लिख दे रहे हैं N2 प्लस का 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3 लिख दिया हमने, ठीक है। कोई कहे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc निकालो, तो हमने आपसे क्या कहा? बाद वाले ऊपर, तो देखो बाद वाले ऊपर NH3 ऊपर आ गया, पहले वाले नीचे, तो देखो N2 नीचे आ गया और भैया H2 नीचे आ गया, ठीक है। और अगर कुछ गुणे में चल रहा है, गुणे में NH3 के कितना चल रहा है? 2, तो ये पावर में, H2 के गुणे में कितना चल रहा है? 3, तो ये पावर में। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
किसी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं हम लोग। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है कि जितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं पर डिपेंड करेगा उनका रेट। अरे सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में अगर 4 कमाने वाले हैं तो तुम्हारे घर का रेट भी उन 4 पर ही डिपेंड करेगा। तो वैसे ही किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है निर्भर करती है, तथा अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के एक्टिव मासेस यानी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमने फॉरवर्ड पर डिपेंड करा दिया, बैकवर्ड पर डिपेंड करा दिया, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर रख दिया, KF/KB को क्या KC बना दिया, KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ला सातेलिए का नियम, थोड़ा सा इंग्लिश यहां पे कठिन लगी हुई लग रही होगी, भैया ले क्या है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई अब अंग्रेज लोग हैं, विदेशी लोग हैं, तो ऐसे तो नाम लिखेंगे ही। तो इनका नाम है ला सातेलिए भाई, ठीक है। बहुत ही आसान ये नियम है। ला सातेलिए नियम को समझने से पहले हम लोग अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। भैया अपनी जिंदगी क्या है? आपने देखा बारिश बहुत तेज हो रही है, छतरी लगा ली, ठंड बहुत तेज हो रही है, रजैया में छेद करके बांध लिया, मान लिया रजैया बांध ली, ठीक है। कई बार हम लोगों की मम्मी ऐसे ही स्वेटर दिलवा देती हैं जो रजैया से कम नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो रजैया ओढ़ ली, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है, शर्ट पहन के भैया जो है खाली हवा खा रहे हैं, AC चला ली, कूलर चला लिया। यानी बताना ये चाह रहा है कि हम लोग एक ऐसे निकाय हैं, एक ऐसे सिस्टम हैं कि अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि जो वातावरण में चेंज हो रहा है उसे हम लोग मैनेज कर सकें। उसी तरीके से कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, वो अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लेगा कि होने वाले जो भी जितनी भी दिक्कतें उसे हो रही हैं उसे वो समाप्त कर सके। यही ला सातेलिए का नियम है भाई। क्या लिख दिया? इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में, इक्विलिब्रियम क्या होता है सर जी? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। यानी जैसे मान लिया A से बन रहा है B, तो भैया A से जितनी जल्दी B बनेगा वैसे ही B से A बनेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मेरे भाई एक जैसे होते हैं तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो जब कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम के मान लिया तुमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, तुमने प्रेशर में चेंज कर दिया, तुमने वॉल्यूम में चेंज कर दिया, तुमने कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता, वॉल्यूम बोले तो आयतन, प्रेशर बोले तो दाब, टेम्परेचर बोले तो भैया ताप। अगर तुमने किसी में भी चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो पूरा सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से मैनेज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा कि होने वाले जितना भी चेंज है उसे समाप्त कर सके। सीधी सी बात है कि भैया ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो उस चेंज को कैसे समाप्त करेंगे? रजैया ओढ़ लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही, चेंज को कैसे समाप्त करेंगे? भैया बनियान पहन के घूमेंगे, हवा खाएंगे आराम से। यानी ओवरऑल बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम है, कोई रिएक्शन है, कोई साम्यावस्था है। अगर आप उसमें टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करते हो तो वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा कि होने वाले संघर्ष को खत्म कर सके। भाई हमेशा से याद रखना, जो संघर्ष का सामना कर लेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। देखा होगा भैया ठंडों में जो है जितने भी बर्रैया छत्ते होते हैं सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरणीय जो संघर्ष है उसे एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जो एडजस्ट कर जाएगा वही टिका रहेगा भाई, सीधा सिस्टम है, ठीक है। तो यानी सरल भाषा में कहें, दुनियादारी को ना बताते हुए ला सातेलिए का नियम क्या है? अगर किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम के आप किसी भी प्रॉपर्टीज में चेंज करोगे, टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में, तो अपने आप को वो इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि जो भी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसे वो एडजस्ट कर लेगा भाई, ठीक है। अब कैसे एडजस्ट करेगा, क्या क्या चीजें होंगी भाई? तो सबसे पहला है मेरे भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे भैया टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एनर्जी का अवशोषण हो रहा होगा। अब आपको लगेगा सर जी ये पता नहीं आपने क्या बता दिया, लो समझाते हैं हम आपको। यहां देखो, मान लिया कि रिएक्शन लिखी हुई है A प्लस B से बना C प्लस ऊष्मा लिखा है, मान लिया, ठीक है भाई। अब प्लस ऊष्मा का मतलब है हीट निकल रही है। हीट निकल रही है का मतलब यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब था अवशोषण, निकल रही है, एमिट हो रही है। इसका मतलब इधर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो अगर इस प्लस को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, यानी अब की इधर एब्जॉर्ब हो रही है। मान लिया यहां लिखा होता प्लस की जगह माइनस, तो भैया यहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित हो रही है, माइनस है, चाहिए है ऊष्मा। तो अब इतना कंफ्यूजन ना करते हुए हम आपको ये बताते हैं कि मान लिया कोई रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, चलो A प्लस B इज द रिवर्सिबल, C लिखा और माइनस ऊष्मा है। तो माइनस का मतलब क्या है?
ऊष्मा अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और C की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्लस लगा होता तो मतलब उधर थोड़ी प्लस है, तो प्लस जब इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन इधर की तरफ आ जाएगी और ये लोग ज्यादा बनने लगेंगे। दुनिया भर का दिमाग ना लगाते हो, सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर रिएक्शन में प्लस लगा हो तो टेम्परेचर को घटा देंगे, रिएक्शन में माइनस लगा हो तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाएगी और C ज्यादा बनेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है भाई, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ती है जिस साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। भाई सीधी सी बात, अगर तुम दबाव बढ़ाओगे तो जिधर कम मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन उधर जाने लगेगी। जैसे हमने लिख दिया N2 प्लस का 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3। अब यहाँ पे N2 कितना है, 1 है, H2 कितने हैं, 3 है, NH3 कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ 3 और 1 4 लोग हैं, यहाँ 2 ही लोग हैं, कम लोग हैं। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगी और फिर से एक बार NH3 बनने लगेगा भाई, ठीक है। ऐसे रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, सर जी कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। यार मेरे पास ज्यादा पानी है, ज्यादा चाय पत्ती है, ठीक है, या फिर मेरे पास ज्यादा नींबू है, जिससे भी चाय आप बनाते होगे, अगर मेरे पास ज्यादा है तो भैया चाय भी ज्यादा बनेगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का मतलब भैया रिएक्टेंट, जो क्रिया को कर रहे हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाएगा। यानी ज्यादा रिएक्टेंट लोगे, ज्यादा सबस्ट्रेट लोगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। सर जी इतनी सी बात है, ठीक है सर जी। जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया है, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है मेरे भाई, कि N2 ने क्रिया करी H2 से। N2 माने नाइट्रोजन गैस, H2 माने हाइड्रोजन गैस, दोनों ने क्रिया करी। NH3 माने अमोनिया गैस बना ली, प्लस इसमें ऊष्मा निकल गई। तो अब कोई कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ, तो बहुत आसान है। रिएक्शन में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो अगर प्लस लगा है तो जब भी कभी प्लस लगा, इसका मतलब यहाँ पे अवशोषण नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एमिट हो रही है, तो उल्टा करना पड़ेगा भाई। तो अगर लगा है प्लस तो टेम्परेचर को घटा देंगे, अगर लगा है माइनस तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। प्लस लगा हुआ है यानी टेम्परेचर को घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यही हमने लिखा है, प्लस लगा था तो टेम्परेचर को कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और NH3 यानी अमोनिया की वैल्यू ऑटोमेटिक, जब आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है तो इसका मात्रा बढ़ जाएगी, फटाफट से ये बनना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें सर जी, तो सॉरी टेम्परेचर तो हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, प्रेशर का मतलब दबाव। अभी बताया दबाव बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर कम मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें भी यही है। इधर कितने लोग हैं भाई, सर जी कितने लोग हैं, यहाँ 1 3 और 1 4 आदमी हैं, इधर 2 ही आदमी हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। यही लिख दिया, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और NH3 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। कोई भी रिएक्शन हो भाई, जिधर कम है उधर की तरफ आप कर पाओगे रिएक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन N2। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो लोग क्रिया कर रहे हैं उन्हें बढ़ा दो, चाय पत्ती चीनी बढ़ा दो, चाय ज्यादा बनेगी, सीधी सी बात है। तो रिएक्शन में N2 बढ़ा दो या H2 बढ़ा दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और NH3 की मात्रा अधिक बनेगी। तो लिख दिया N2 या H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं, क्या है लासातेलिया का नियम बताओ सरल भाषा में भैया। डेली देखते हैं यार, गर्मी ज्यादा है, पंखे के सामने खड़े हो गए भाई, गर्मी हुई, गर्मी ठंड ज्यादा है, घुस के चुपचाप अंग्रेजी के 3, हमारे नाना कहा करते थे, अंग्रेजी नानी हमारी कहती थी अंग्रेजी के 3 बन के लेटे हुए। क्यों लेटे हुए हो? क्योंकि भैया लासातेलिया का नियम है कि अगर किसी सिस्टम पे कुछ भी आपदा आएगी तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि होने वाली आपदा को, होने वाले चेंज को वो समाप्त कर सके, ठीक है सर। पहला एक क्वेश्चन है भाई, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। यानी आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें ताप का, दाब का प्रभाव पूछा है। हम आपको तीनों ही बता देते हैं, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रता का प्रभाव। हम आपको तीनों प्रभाव बता देंगे, यानी टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। ठीक, पेपर में जो आए आप उसे लिखाना। देखो हम ट्रिक से बताएंगे भैया, समझो।
एक रिएक्शन हमें दे रखी है कि N2 ने क्रिया करी है H2 से, ठीक, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी है, नाइट्रोजन गैस ने बनाया है NH3 यानी अमोनिया गैस बनाई है, और माइनस का हीट यानी ऊष्मा हमें चाहिए हुई है। देखो रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब समझते हो जिसमें हीट निकलती है, और एक होती है ऊष्मा शोषी यानी जिसमें हीट हमें चाहिए होती है भाई, ठीक है। तो ये उस टाइप की रिएक्शन है जिसमें हमें हीट चाहिए। अब समझो, इस तरीके की कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपसे कहे ताप का प्रभाव बताओ, दाब का बताओ, सांद्रता का बताओ, तो एक एक करके समझो। देखो ताप का प्रभाव लिखने के लिए एक बेसिक ट्रिक बताते हैं। यहां माइनस लगा है, हमेशा उल्टा करना, अगर माइनस लगा हो तो ताप को बढ़ा देना, माइनस मतलब घटना होता है ना, तो आप ताप को बढ़ा देना, और अगर बाई चांस किसी रिएक्शन में प्लस लगा हो तो आप ताप को घटा देना, यानी हमेशा उल्टा करना। होगा क्या, इससे रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाएगी और जो यहां लिखा होगा उसकी मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो हम लोग माइनस का मतलब उल्टा करेंगे यानी प्लस करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और NH3 की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमने यही लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या लिखा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, यानी माइनस लगा था तो हमने उल्टा कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जाती है और NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी जो अमोनिया है इसकी मात्रा अधिक बनेगी भाई, ठीक। टेम्परेचर का इफेक्ट आपने लिख लिया, कोई बहुत तोप वाला काम नहीं है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, वो हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे N2 कितना है भैया, देखो जरा N2 कितना है भाई, N2 1 है, और H2 कितने हैं भाई, H2 3 है, यानी कुल मिला के इधर 3 और 1 कितने मॉलिक्यूल हैं, टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं, और इधर NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, NH3 के केवल 2 मॉलिक्यूल हैं। तो भैया अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हमेशा उधर जाएगी जिधर मॉलिक्यूल कम होंगे। तो इस रिएक्शन में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल भाई इधर कम है, क्योंकि इधर 2 ही हैं, इधर 4 हैं, तो रिएक्शन इधर की तरफ जाएगी और एक बार फिर से NH3 यानी अमोनिया बढ़ने लगेगी भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फिर से एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बात खत्म हो गई। तीसरा कंसंट्रेशन यहां नहीं पूछा है, फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, जितनी मात्रा ज्यादा लोगे उतना ज्यादा बनेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम रिएक्शन में N2 बढ़ाएंगे, समझो अगर हम रिएक्शन में N2 बढ़ाएंगे या फिर H2 बढ़ाएंगे, यानी इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर वाला जो है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी भाई, ठीक है। तो हमने यही लिख दिया रिएक्शन में, जरा देखो भैया, रिएक्शन में N2 या H2 मिलाने पर, रिएक्शन में N2 या H2 मिलाने पर या मात्रा बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक बार फिर NH3 की मात्रा अधिक बनती है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो 3 चीजें हैं भैया। सबसे पहले माइनस लगा हो तो उल्टा करो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, प्लस लगा हो टेम्परेचर को घटा दो, रिएक्शन हमेशा कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी और जो लिखा होगा, इसमें अमोनिया थी तो अमोनिया ज्यादा बनी। दूसरा क्या है भैया, दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, इसमें इधर कम थी तो रिएक्शन इधर चली गई भाई, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमेशा क्या करोगे, इधर वालों को बढ़ाओगे, इनकी सांद्रता बढ़ाओगे, इनकी मात्रा ज्यादा लोगे तो ऑटोमेटिक इधर वाले की मात्रा भी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे पहले तो वांट हाफ, तो मान लिया किसी का नाम होगा सर, ठीक है। रिएक्शन आइसोथर्म, भैया आइसोथर्म का मतलब होता है एक तरीके से कहते हैं समतापी। तो मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे भैया, इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वांट हाफ आइसोथर्म का, ठीक भाई। इसके लिए हमने क्या करा, सपोज अ गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने एक रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मानी अनुत्क्रमणीय क्या होती है भैया, जो एक डायरेक्शन में होती है, इररिवर्सिबल यह क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में होगी उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक भाई। क्या रिएक्शन है जरा ध्यान से देखना, ए को बैलेंस कर रहा है ए, बी को बैलेंस कर रहा है बी, सी को बैलेंस कर रहा है सी और डी को बैलेंस कर रहा है डी। क्या मतलब इसका है, इसका मतलब जैसे हम लिखते हैं भाई N2 +
3H2, तो H2 कितने होते हैं 3। वैसे यहाँ पे B जो है वो कितने हैं B, A जो है वो कितने हैं A, C जो है वो कितने हैं C और D जो है वो कितने हैं D है। यानी A ने क्रिया करी B से इज द रिवर्सिबल बनाया C प्लस में मेरे भाई D। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन है जिसका हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं वी नो दैट G बराबर होता है H माइनस टी एस। सर जी ये G क्या है? G माने होती है गिब्स एनर्जी। क्या होती है? गिब्स ऊर्जा। तो भैया G बराबर होता है H माइनस टी एस, H होती है एंथैल्पी और H बराबर होता है U प्लस PV। तो हमने क्या किया, G ऐसे लिख लिया, H की जगह पे U प्लस PV लिख दिया, माइनस का TS लिख दिया। यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग और करेंगे। कैसे करेंगे भाई? इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया। जब कभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो G क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा, U क्या हो जाएगा? DU हो जाएगा। और PV में भैया जब दो फंक्शन चल रहे हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर किसी को नहीं पता है, कोई केमिस्ट्री वाला है, मान लो उसे नहीं आता डिफरेंशिएशन, हटाओ यार, पहले को रख लिया, बी के आगे डी लगा दिया, यानी पहले को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, बात खत्म। डिफरेंशिएशन मतलब डी लगा दिया आगे। ठीक, ऐसे माइनस का निशान लगा दिया, पहले को रोका दूसरे के आगे डी लगा दिया, माइनस चल ही रहा है, दूसरे को रोका पहले के आगे डी लगा दिया। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने इस इक्वेशन को ठीक कर लिया। ठीक, अब हमने क्या करा, अब हम इसे थोड़ा और ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हमने लिखा कि भैया पहला जो नियम होता है थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का पहला नियम भैया Q बराबर डेल्टा U प्लस W आपने पढ़ रखा है। Q बराबर डेल्टा U प्लस W आपने पढ़ रखा है। तो भैया नियम क्या होता है? DQ बराबर डेल्टा U या DU प्लस का PdB। सर जी W की जगह PdB कैसे आ गया? W बराबर होता है दाब आयतन ऊर्जा के, यानी PdB के बराबर वो होता है भाई। ठीक, उसके अलावा DQ अपान T बराबर DS होता है, एंट्रोपी का मान Q अपान T के बराबर होता है, ये भी रिलेशन होता है। T को भैया इधर भेजा तो DQ बराबर क्या आ गया? TdS आ गया। यानी अपने पास DQ के दो मान आ गए, एक DQ का मान DU प्लस PdB आ गया, एक DQ का मान TdS आ गया। जो अपनी समीकरण देखो यहां चल रहा DU प्लस PdB, एक तो ये DQ बन जाएगा, TdS एक JDQ बन जाएगा, DQ से DQ कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखो भाई, मान रख दिया क्वेश्चन 3 में, ये देखो यहाँ पे DQ बन गया, यहाँ और ये जो TdS है ये भी क्या बन गया? DQ, और DQ का मान TdS है, तो भैया DQ से DQ कैंसिल हो गया। ये कह सकते हैं TdS से TdS कट गया भैया। ठीक, TdS कट गया भाई। तो अब क्या बचा? BdP बचा माइनस का SdT बचा। ठीक, अभी तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने गिब्स एनर्जी का फार्मूला लिखा, एंथैल्पी का फार्मूला लगाया, डिफरेंशिएशन करा, उसके बाद पहला नियम इस्तेमाल करा और दूसरा रिलेशन इस्तेमाल करा, दोनों का मान हमने रख दिया। दूसरा रिलेशन कौन सा लॉ है बताना भैया, अगर पता हो आपको सर। ठीक है, तो दोनों का हमने इस्तेमाल करके काटा पीटा और यहां पहुंच गया DG बराबर BdP माइनस का SdT आ गया सर। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, आइसोथर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। तो हमने लिखा अगर टेम्परेचर हो कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो जब भैया टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। DT का मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन, हम कह रहे टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, परिवर्तन जीरो, और परिवर्तन जीरो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। जब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा यानी DG का T टेम्परेचर कांस्टेंट पे मान कितना बचेगा? BdP बचेगा। ठीक भाई, अब BdP मेरे पास बच गया। हम लोगों ने गैस समीकरण पढ़ी हुई है, क्या समीकरण होती है बताओ? PV बराबर RT। क्या होती है? बोला करो यार भाई साथ में। PV बराबर क्या होती है भाई? RT होती। तो B का मान कितना आ जाएगा? RT बटे में P आ जाएगा। B की जगह पे क्या रख दिया? RT बटे में P रख दिया सर। ठीक, अब ये क्या D चल रहा है, D का मतलब थोड़ी एनर्जी है। तो अगर कोई कहे भैया टोटल एनर्जी निकालो तो D हटाना पड़ेगा। तो टोटल चेंज इन एनर्जी के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दिया। कि बायोलॉजी वाले बच्चों को लग रहा होगा क्या अपकलन समाकलन कर रहे हो भाई, अगर कोई छोटी वैल्यू है उसका बड़ा मान निकालना है तो हम लोग उसका समाकलन कर देते हैं। सबने 12th क्लास में गॉस की प्रमेय लगाई है, बहुत सारी चीजें करी, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। समाकलन के लिए ऐसे सांप का निशान लगा देते हैं। ठीक है, और जो D चल रहा होता है उसे हटा देते, तो यहां बचेगा खाली G। RT नियतांक है और 1/P का समाकलन होता है log P। ये ln का मतलब नॉर्मल लॉग है, P लिखा हुआ है प्लस का C यानी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी कभी समाकलन करते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं। हमने लिखा जब P का मान 1 atm होगा, यानी प्रेशर अगर 1 atm हो, atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी दाब जो है वायुमंडल का वो कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो जो C कांस्टेंट है वो G डिग्री के बराबर हो जाएगा। सर जी G डिग्री क्या है? G डिग्री है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। G माने सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी और G डिग्री माने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी सर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है भैया? हमने मान रखा है कि P का मान 1 है, यानी ये मानक है ना, मान रखा हमने, तो तब C का मान G डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां पर रख दिया भैया G डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? G बराबर G डिग्री प्लस का RT log
पी। ये तो हमने हमारी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। कोई कहते सर जी जी ए का मान बताओ, तो बताओ क्या होगा, जी ए बराबर जी ए डिग्री प्लस आर टी लॉग पी ए, ठीक है। कोई कहते जी बी बताओ, तो क्या क्या हो जाएगा, जी बी बराबर जी बी डिग्री प्लस आर टी लॉग पी बी, जी सी बराबर जी सी डिग्री प्लस आर टी लॉग पी सी, जी पी बराबर जी पी डिग्री प्लस आर टी लॉग पी डी। यानी ए बी सी डी जिसके लिए भी निकालना है, हमने एक नॉर्मल इक्वेशन निकाली, उसी में ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 ऐसे करके रख दिया और इक्वेशन निकाला, बस काम हो गया मेरे भाई। जब इतना कर लिया तो हमने लिखा भाई एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस गैसेस रिएक्शन इज, यानी जब मेरे भाई टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो कितना एनर्जी में चेंज हुआ होगा। कोई भी जब अभिक्रिया होती है भाई, तो अभिक्रिया में जो लोग क्रिया कर रहे होते हैं, जैसे अभी अपने पास अभिक्रिया में ए और बी क्रिया कर रहे हैं, सी और डी बन रहा है, तो ए और बी जो क्रिया कर रहे हैं मेरे भाई वो अभिकारक हैं। अभिकारक मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। जो बन रहे हैं सी और डी, वो सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है मेरे भाई। तो अगर हमें निकालें टी और पी का मतलब क्या है, टीपी का मतलब है टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, जी का मतलब गिब्स एनर्जी है। तो कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे गिब्स एनर्जी कितनी होगी भाई, हमने लिखा है जी बार प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट वाली जो एनर्जी है जी डिग्री, उसमें से हम लोग घटा देंगे जी रिएक्टेंट वाले को, यानी उत्पाद वाले, यानी जितना बना है उसमें से जिससे बनाया है उसे घटा देंगे भाई। कैसे घटाएंगे जरा देखो। तो प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट है सीजी। अब जरा ध्यान से समझना, प्रोडक्ट में देखो क्या क्या चल रहा है। प्रोडक्ट में भैया चल रहा है, कहां गया कहां गया कहां गया, पहली अपनी इक्वेशन कहां गई भाई, ये है देखो। प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, सी है और डी है, सी के संग में सी चल रहा है, डी के संग में भैया डी चल रहा है, ठीक। देखना तो क्या करने वाले हम लोग, ध्यान से देखना भैया। तो यहां पे हम लोग रखने वाले हैं मान, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां आ गया सर, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट कौन है, सी प्रोडक्ट है और डी प्रोडक्ट है। तो हमने जीसी और जीडी को जोड़ दिया, सी और डी से गुणा क्यों करी, क्योंकि इतना उनका मान चल रहा है, 2 3 4 जो चल रहा है वो रखेंगे। प्रोडक्ट वाली एनर्जी में से हमें घटानी है कौन सी एनर्जी, रिएक्टेंट वाली एनर्जी घटानी। रिएक्टेंट कौन कौन है, ए है और बी है। तो जी ए प्लस जी बी रख दिया, इसकी ए की ए से गुणा कर दी, बी की बी से, क्योंकि उतने वो हैं भाई, ठीक। अब देखो जीसी का मान ये निकाला हमने, जी ए जी बी जी सी जी डी का मान निकाल रखा है, सारे मान रख देंगे। जीसी का मान रख दिया, ठीक, डी बाहर चल रहा, जीडी का मान रख दिया, माइनस लगाया, जीए का मान रख दिया और जीबी का मान रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कुछ चीजें हमारे पास कॉमन है, उन्हें कॉमन निकाल लेंगे। देखो भैया जीसी का मान, अब देखो यहाँ पे जितना भी अपने पास डिग्री वाला आइटम है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो देखो सी की गुणा इससे होगी तो आ गई सी जी सी डिग्री, डी जी डी डिग्री। तो यहाँ पे देखो डिग्री वाला आइटम एक तरफ कर लिया, आर टी कॉमन लेके आइटम एक तरफ कर लिया। ऐसे भैया डिग्री वाला आइटम ए भी एक तरफ कर लिया, आर टी कॉमन लेके आइटम एक तरफ कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए भैया लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता है वो लॉग एम गुणे एन होता है, लॉग एम प्लस एन लॉग एम गुणे एन होता है। और जब दो लॉग मिल जाते हैं भैया, लॉग एम और यहाँ पे माइनस लगा हुआ माइनस लॉग एन, तो वो लॉग एम अपॉन एन हो जाता है। तो पहले तो इस लॉग में ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। फिर जब ये वाला जो एक हुआ, ये वाला जो एक हुआ, ये माइनस में चल रहा तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखो भैया क्या बचा अपने पास, बचा सी जी सी डिग्री प्लस डी जी डी डिग्री माइनस का जो भी बचा हुआ अपने पास ए बी वो, और आर टी बचा, और लॉग ऊपर वाला मिलके एक हुआ, नीचे वाला मिलके एक हुआ, फिर दोनों मिलके एक हुआ क्योंकि माइनस था तो भैया बटे में आ गया पीसी की पावर सी, पीडी की पावर डी अपॉन पीए की पावर ए इंटू पीबी की पावर बी। अगर हम लोग इसे सही से लिखें भाई तो ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये सी जी जो भी नोटंकी लिखी हुई है जैसे क्या है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटाएंगे तो उसे लिख देंगे भैया डेल्टा जी डिग्री। ये डेल्टा जी डिग्री का मान हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है भाई, ठीक। ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई 13। अब हमने लिखा कि भैया जब कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो जो जीटीपी का मान होता है वो जीरो होता है, यानी टोटल जो फ्री एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो होता है। तो हम इधर वाली जो जीटीपी है इसे रख देंगे जीरो। जीरो रखा तो खाली ये डिग्री वाला आइटम बचा, आरटी लॉग केपी बचा। अब ये केपी कहां से आ गया भैया, पीसी की पावर सी इंटू पीडी की पावर डी अपन पीए की पावर ए इंटू पीबी की पावर बी क्या बन गया, केपी बन गया। जो यहां चल रहा था इसे केपी बना दिया। क्यों, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है जो लोग इक्वेशन में बाद में लिखे हैं उन्हें ऊपर लिख दो। देखो सी और डी बाद में थे इक्वेशन में तो उसे ऊपर लिख दो, जो पहले लिखे हैं उन्हें नीचे लिख दो, जो गुणे में है उन्हें पावर में लिख दो। तो सी और डी बाद में थे उनके प्रेशर को ऊपर लिख दिया, ए और बी पहले थे उनके प्रेशर को नीचे लिख दिया, उनके गुणे में ए बी सी डी चल रहा था उन्हें पावर में लिख दिया। तब भैया ये बन जाएगा केपी, जिसे साम्य स्थिरांक या दाब स्थिरांक कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो दाब स्थिरांक बना तो इसकी जगह पे केपी रख दिया मेरे भाई, जो मान हमारे पास चल रहा था। तो डेल्टा जी डिग्री टीपी का मान कितना आ गया, आरटी लॉग पी माइनस में, ठीक। ये एक मान आ गया, इस मान को दोबारा से उठा के भैया इक्वेशन 13 में रख देंगे। जीटीपी ऐसे ही चलेगा, इसका मान हमने निकाल लिया तो इसका मान रख देंगे। ये देखो इसका हमने मान रख दिया माइनस का आरटी लॉग पी, प्लस में आरटी जो पूरा चल रहा था वैसे उतार दिया।
ये होगा इक्वेशन नंबर 15। तो जो इक्वेशन नंबर 14 है जिसमें हमने डेल्टा जी डिग्री का मान निकाला है, इक्वेशन नंबर 15 जिसमें हमने मान रख के नई इक्वेशन बनाई है, यही दोनों कहलाते हैं वांट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म। इनकी सहायता से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन है टेम्परेचर मेरे भाई कांस्टेंट है और प्रेशर भी हमने एक स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी हो गई हो, समझाने में कोशिश की है बिल्कुल आसान रखने के। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, भाई नाम से ही पता चल रहा है एक आदमी का नाम क्लासियस रहा होगा, एक का क्लैपेरॉन रहा होगा, एक ने कोई इक्वेशन दी होगी, एक ने उसमें थोड़ा बहुत ड्रामा करा होगा और मिलकर एक इक्वेशन बनी होगी जिसे कहेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भाई, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में सीसी इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या होती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन? जब भी कभी फेज चेंज होगी, ट्रांजिशन चेंज होगी, कैसे? सीसी इक्वेशन फेज ट्रांजिशन के बीच होने वाले एंट्रोपी चेंजेस के कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है। यानी जब भी कभी फेज चेंज होगी, फेज का मतलब क्या? अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, यानी इस तरीके से अगर फेज चेंज हो रही है तब ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अपने काम में आएगी भाई, ठीक है। तो चेंजेस के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है। फेज ट्रांजिशन कैसे हो सकते हैं भैया? तो हमने आपको बताया कि जैसे सॉलिड यानी ठोस जो है वो लिक्विड में बदल सकता है। सर जी ये जो बीच में इसे आपने डबल एरो लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है भैया, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। ऐसे ही लिक्विड से भाप यानी वेपर बन सकता है, वेपर से सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड। अब सर जी सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड के भी प्रकार है ना, मान लिया एक प्रॉपर सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस तरीके से फेज चेंज हो रही है। तो जब भी कभी फेज चेंज हो रही होगी, एक फेज दूसरे में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस तरीके से अगर फेज चेंज हो रही है तब मेरे भाई क्या होगा? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर जी, ठीक है। चलो दिखाते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। सीसी इक्वेशन फेज चेंज इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए यूजफुल होती है। अभी हमने आपको बता दिया कि जब भी कभी फेज चेंज होगा तब सीसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन को प्रूव करेंगे, फिर क्लासियस ने किस तरीके से चीजों को किया उसे उसमें एम्प्लीफाई करके सर जी सारी चीजें करेंगे। देखना, यदि दो फेज हैं ए और बी, ठीक है, हमने यहां से शुरू करा कि भैया दो कोई अवस्थाएं हैं, वो ठोस द्रव हो सकती हैं, द्रव गैस हो सकती हैं, ठोस गैस हो सकती हैं। दो फेज हैं ए और बी, ठीक है। तो अब ए रिवर्सिबल बी, यानी ए से क्या बन रहा है सर जी? बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। ये देखो ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो अगर इन लोगों की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के बीच भी इक्विलिब्रियम होगा। तो मान ले रहा इसकी एनर्जी कितनी है? जीए है सर जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसे। इसकी एनर्जी कितनी है? जीबी है। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। जब जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है अगर उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, यानी अग्र विक्रिया की दर, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो, तब हम लोग उसे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो यानी अगर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर का मतलब है एक में से दूसरे को घटाओगे, इनका परिवर्तन यानी चेंज निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होंगे तो तब डेल्टा जी का मान कितना हो जाएगा? जीरो। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा जी का मतलब जीए माइनस जीबी की वैल्यू जीरो होगी। अगर जीए माइनस जीबी जीरो है तो इसे उधर भेजेंगे तो जीए किसके बराबर आ जाएगा? जीबी के बराबर आ जाएगा। यानी अगर इक्विलिब्रियम है दो फेजेस के बीच में तो जो उनकी गिब्स एनर्जी है वो क्या होगी? बराबर होगी। जी फॉर क्या होता है? गिब्स एनर्जी है भाई, ठीक है। यदि सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग dt बढ़ा दें, अब भैया पहले एनर्जी कितनी थी? G थी भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अगर सिस्टम का टेम्परेचर dt बढ़ा दे तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? पहले Ga एनर्जी थी, अब dGa थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे पहले Gv एनर्जी थी, अब dGv थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर एट इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो Ga प्लस dGa का मान Gb प्लस dGb के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएंगे और ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं कि Ga का मान Gb के बराबर है। तो जब Ga Gb के बराबर होगा तो भैया Ga से Gb क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। Ga से Gb क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा?
DGA बचेगा, क्या बचेगा, DGB बचेगा, दोनों बच गए मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो गिब्स एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है G बराबर U प्लस PB माइनस का TS, ये गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है। हमें चाहिए DGA बराबर DGB, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करा तो यहां आ गया DG, ठीक है, यहां आ गया DU प्लस यहां पे दो फंक्शन है, एक P है और एक V है, तो डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला ये होता है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक को करेंगे दूसरे का छोड़ेंगे, दूसरे को करेंगे पहले का छोड़ेंगे, तो DG ऐसे, DU ऐसे, इसका करेंगे तो P का क्या, P ऐसे लिखा, V का कर दिया तो DV हो गया, क्या हो गया, DV प्लस का निशान लगाया, अब की B को ऐसे लिख लिया, P का करा तो DP हो गया, माइनस का इसका करेंगे तो T को छोड़ा, S का करा तो DS, माइनस का निशान, S को छोड़ा, T करा तो DT मेरे भाई। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहां पे प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस चल रहा था तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर दो फंक्शन चल रहे हैं तो एक को उतारा दूसरे का करा प्लस दूसरे को उतारा पहले का करा, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करा, इक्वेशन बना ली। अब हमें मालूम है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि TdS का मान dQ के बराबर होता है, तो TdS का मान हम लोग dQ के बराबर रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मालूम है जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है dQ बराबर du प्लस PdV होता है, तो अगर सेकंड और फर्स्ट लॉ को मिला दें तो TdS तो आ ही जाएगा, dQ की जगह पे क्या आ जाएगा, du प्लस PdV आ जाएगा, यानी TdS बराबर आ जाएगा du प्लस का PdV मेरा भाई, ठीक है। थोड़ा सुकून से बैठ के करना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो जब TdS बराबर du प्लस PdV आ जाएगा तो इसमें मान रख देंगे, TdS बराबर क्या रख देंगे, du प्लस का PdV। फायदा ये होगा PdV कैंसिल हो जाएगा और du कैंसिल हो जाएगा, कैसे जरा देखना, मान रख दिया, du से du कैंसिल हो गया, PdV से PdV कैंसिल हो गया, क्या बचा, BDP बचा माइनस का SDT बचा, भैया BDP बचा माइनस का SDT बचा, ठीक है। तो अब डेल्टा G का मान, अब अगर दो कंडीशनें लगाएंगे तो पहली कंडीशन DGA बराबर BADP हो गया माइनस का SADT हो गया, DGB बराबर BBDP हो गया माइनस का SBDP हो गया, दो कंडीशनें मान ली SB और SA के लिए। फिर मेरे भाई इक्वेशन 2 क्या कर रही है, अभी ऊपर एट इक्विलिब्रियम पे DGA का मान DGB के बराबर था, तो दोनों मान हमने बराबर रख दिए। जब मान बराबर रखे तो BADP आया माइनस का SADT आया बराबर BBDP आया माइनस का SBDT आया भाई, ठीक है। B वाला मामला एक तरफ कर लेंगे, एक एक रिश्तेदारी वाले एक तरफ कर लो भैया, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या चल रहा है, DP ऐसे लिखा, DT को नीचे उठा ला है, SA माइनस SB यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को डेल्टा S से लिख दिया, ऐसे ऐसे डेल्टा V से लिखा नीचे भेज दिया, यानी DP अपॉन DT बराबर क्या आ गया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा B आ गया भाई, इसे एक इक्वेशन मान लिया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा S बराबर डेल Q अपॉन T होता है। अब डेल्टा Q अपॉन T, डेल्टा Q क्या है, हीट है, तो डेल्टा Q से लिख लो या उसे डेल्टा H से लिख लो, एक ही बात है। तो हीट को डेल्टा H अपॉन T लिख लिया, यहां रखेंगे डेल्टा S की जगह पे डेल्टा H अपॉन T आएगा, डेल्टा V आएगा, DP अपॉन DT आएगा भाई, ठीक है। ये जो हमने एक सिंपल इक्वेशन निकाल ली है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बराबर डेल्टा T बराबर डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V, ये कहलाती है क्लैपेरॉन इक्वेशन। अभी ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये तब बनेगी जब थोड़ा सा इसमें ड्रामा करेंगे। कैसे करेंगे, डेल्टा H क्या है, मोलर ऑफ एंथैल्पी है या हीट चेंज है, T क्या है, टेम्परेचर है भाई, ठीक है। डेल्टा V क्या है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, क्योंकि दो फेजेस हैं तो उन फेजेस के बीच में जो वॉल्यूम डिफरेंस है, मान लिया ठोस है उसका आयतन भैया निश्चित होएगा, गैस है उसका आयतन बहुत ज्यादा होएगा, तो जो डिफरेंस है उसे डेल्टा B से लिखा हुआ है। यह इक्वेशन सभी प्रकार के फेज चेंजेस के लिए यूजफुल होती है, यानी क्लैपेरॉन इक्वेशन से आप सभी प्रकार की फेज चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, अब किस तरीके से क्लासियस ने इसमें इंप्रूव करा, क्लासियस ने केवल क्या किया, लिक्विड के वेपोराइजेशन के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से इक्वेशन डिराइव करा, यानी इन्होंने सारी कंडीशनें नहीं लगाई क्लासियस ने, इन्होंने कहा तुम्हारी इक्वेशन ठीक है, बस हम जो प्रूवमेंट करेंगे वो लिक्विड से वेपर में करेंगे। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव से बाष्प में जाने के लिए करेंगे भाई, ठीक है, जिसे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा गया। क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी ऊपर निकाली, क्या निकाली, dP अपॉन dt बराबर डेल H अपॉन
टी डेल्टा बी भाई, ठीक है। अब ये हमने क्वेश्चन निकाल ली है। अब क्या करा, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि भैया क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्लासियस ने क्या कहा है कि सिर्फ हम लिक्विड से वेपर की बात करेंगे। तो भैया लिक्विड से वेपर, लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका चेंज निकालें वॉल्यूम में तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, वीवी, यानी बी वेपर वाला वॉल्यूम माइनस लिक्विड वाला वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होगा, अगर पानी है तो इतना सा होगा आयतन, लेकिन अगर उसे भाप बना दोगे तो आयतन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो लिक्विड वाला वॉल्यूम है उसे छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हमने क्या लिखा कि भैया जो बीएल है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पानी की और भाप की। भाप का आयतन तो भैया भाप बन के उड़ जाएगी, बहुत आयतन होगा। तो भैया जो पानी है उसका कुछ भी आयतन नहीं होगा, उसे छोड़ देंगे। बीएल को हमने छोड़ दिया। बीएल को जब छोड़ दिया तो डीपी अपॉन डीटी आया, डेल एच आया, बटे में टी आया, और वी की जगह पे, डेल्टा वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी का मतलब वेपर और लिक्विड में चेंज है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन एक समस्या यह है कि भैया जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो हमने उसे वीवी से लिख दिया भाई, ठीक है। गैसों के लिए समीकरण पता है, पीवी बराबर आरटी होता है, तो यहां से वी बराबर आरटी अपॉन पी हो जाएगा। यहां मान रखेंगे एक टी पहले से है तो आरटी स्क्वायर हो जाएगा और पी ऊपर चला जाएगा, यहां मान रख दिया। तो डीपी अपॉन डीटी बराबर आया डेल्टा एच इंटू पी, ऊपर चला गया, बटे में आरटी स्क्वायर आ गया। P को इधर ले आए तो dP अपान P बराबर हो गया डेल्टा H dt अपान में RT स्क्वायर। 1 अपान x का क्या होता है, log x होता है, तो ऐसे 1 अपान P को हम लोग क्या लिख लेंगे, d log P लिख लेंगे भाई, ठीक है। बराबर में डेल्टा H चल रहा है, dt चल रहा है, बटे में RT स्क्वायर चल रहा है। ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन कहलाती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यानी उसी इक्वेशन में थोड़ी सी कंडीशन लगा ली कि ये वेपर है, ये लिक्विड है, तो जो डेल्टा V है, वेपर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड का बहुत कम होएगा, तो खाली वेपर वाला रख देंगे। उसे सॉल्व कर लिया हमने, और हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आई है क्या हो गई, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहो, इंटीग्रेटेड मतलब समाकलन के रूप में, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। कैसे इंटीग्रेशन करोगे भैया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करा, P प्रेशर है तो प्रेशर की लिमिट लगाई P1 टू P2, डेल्टा H बटे R कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। dt यानी क्या है भैया, बताओ dt क्या है, तुम लोग कमेंट करके बताना dt क्या है भाई, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या किया, T1 से T2 कंडीशन लगाई, और भैया क्या करा बताओ, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा, log p बचेगा, और जब log p बचेगा तो ऊपर वाली लिमिट ऊपर आएगी, ऐसे करके ऊपर वाली लिमिट ऊपर आएगी और नीचे वाली लिमिट नीचे आएगी। लिमिट लगाने का तरीका होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो log p2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो log p1 बराबर डेल्टा एच अपान आर, टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे -2 बनेगा। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है भैया, एक जोड़ देते हैं, जितना आता है उतना हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो जब भैया ऐसा करोगे तो -2 में एक जाएगा, बचेगा -1 तो माइनस आ जाएगा, और वहां पे t की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो 1 अपान टी हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो क्या आया, अच्छा log m माइनस log n होता है, log m अपान n, तो log p2 अपान p1 हो गया, डेल्टा h अपान r हो गया, -1 अपान टी, t2 माइनस t1 है। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे, माइनस का 1 अपान t2 आएगा, यहां पर रखेंगे t1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपान t1 आएगा। यहां पर लिमिट शायद थोड़ी सी दिक्कत कर गई है, चलो रख के दिखाते हैं हम आपको भैया, ठीक है। बताओ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस हमने कहां निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, डेल्टा एच अपान आर, ये लिमिट रखेंगे 1 अपान t2 माइनस का 1 अपान t1 हो गया, माइनस को बाहर ही चलने दिया, यहां एलसीएम ले लिया, इधर आएगा t1 माइनस का t2 बटे में t1 t2। ये जो इक्वेशन आ गई है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है किसकी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की भाई, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे ये हैं, आप इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या है, जो एंथैल्पी चेंज है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इन ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पी ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पी का क्या प्रभाव पड़ता है उसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर को। दिस इक्वेशन यूजफुल इन स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कोई कितने पे उबलेगा कितने पे जमेगा इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।